Hello guys, here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 9th of November 2020. I want to tell you one thing that I'll give you a question during the newspaper analysis and you need to comment the answer of that question in the comment box. Okay, let's start. Officer among 4 security personnel killed in LOC gunfight. LOC जो है वहाँ पे फाइट हुई है, उसमें 4 ऑफिसर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है. ठीक है, तो नाउ हियर वी कैन अंडरस्टैंड 2 थिंग. फर्स्ट वन इज अबाउट BSF. तो BSF फॉर्म हुई थी 1965 में. ठीक है, जब इंडिया पाक का वार हुआ था तो सिक्योरिटी एक्सपेंड करने की बात हुई थी, तो उसके बाद BSF की फॉर्मेशन हुई थी 1965 में. द पैरामिलिट्री फोर्स BSF इज इंडियाज़ प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स. तो प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है BSF. मतलब पहले अभी जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम है तो बॉर्डर पे जो गार्ड करेगी वो BSF करेगी. जब वार होती है तब जैसे मान लीजिए वॉर होने लगी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया तो BSF थोड़ा सा पीछे हो जाती है और फिर आर्मी जाके उसको कवर कर लेती है. तो दैट इज़ द थिंग. दिस पैरामिलिट्री फोर्स इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. तो CAPF के अंडर में आती है BSF. CAPF के अंडर में बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि CRPF हो गई, ठीक है, और CISF हो गई, असम राइफल्स हो गई. तो ये सब CAPF के अंडर में आती हैं. इट्स मैंडेट टू गार्ड द कंट्री लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट ट्रांजेक्शनल क्राइम. तो ट्रांजेक्शनल क्राइम से प्रिवेंट करने के लिए और पीस टाइम में लैंड बॉर्डर को गार्ड करती है. जैसे मैं बोला ना, अभी पीस टाइम में भी BSF गार्ड कर रही है, बट अगर स्टैंड ऑफ होगा, मान लीजिए वार की कंडीशन आती है तो BSF पीछे हो जाती है और आर्मी जाके उसको कवर कर लेती है. सो दैट इज़ द थिंग. नाउ सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, इट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC. ओके, सो ओरिजिनली नोन एज सीज फायर लाइन. तो LOC को पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था. इट वाज रीडेजिग्नेटेड एज लाइन ऑफ कंट्रोल फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट विच वाज साइंड ऑन 3 जुलाई 1972. तो शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसके बाद इसको LOC कहा जाने लगा था. ठीक है ना. द पार्ट अभी LOC के बारे में बात की जाती है, कहाँ कहाँ LOC कंसिडर की जाती है. पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर that is under Indian control in the state of Jammu Kashmir. The Pakistan control part is divided into Azad Jammu and Kashmir and Gilgit Baltistan. तो POK जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर है और गिलगिट बाल्टिस्तान 2 है. द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इज नोन एज NJ 9842. तो नॉर्थ मोस्टर्न जो लाइन है उसको ये बोला जाता है. अनदर सीज फायर लाइन सेपरेटेड द इंडियन कंट्रोल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल आर नोन एज अक्षय चिन्ह. तो अक्षय चिन्ह भी LOC पे आता है. अक्षय चिन्ह चाइना से इंडिया के बॉर्डर को सेपरेट करता है. द लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइडेड कश्मीर इनटू 2 पार्ट एंड क्लोज द जेहलूम वैली रूट. तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट LOC. अभी आपको पता है जो बिडेन जीत गए हैं और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओरिजिन की. वैसे इनको कहा जा रहा है अफ्रीकन ओरिजिन की भी हैं, कल मैं कहीं पे पढ़ रहा था. सो आई डोंट नो हाउ शी इज़ फ्रॉम 2 कंट्रीज़. ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में एक अफ्रीकन हो और एक इंडियन हो. दैट कैन बी थिंग. विंटर हियर नो दैट इंडिया चाइना टॉक इन अदर राउंड सून. तो 8 राउंड की टॉक हो चुकी है, बट इंडिया चाइना की जो स्टैंड ऑफ है उस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है. अभी दोनों में बात हुई है, दोनों एग्री हुए हैं कि पुश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ अदर आउटस्टैंडिंग इशू सो एज टू जॉइंटली मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया. तो दोनों पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं कि अनदर राउंड की टॉक होगी और दोनों एग्री होंगे. The statement said that the 2 sides had a candid, in-depth and constructive exchange of views on this engagement along the line of actual control in the western sector of India-China border area. तो India-China border area पे जो वेस्टर्न सेक्टर है उस पर पीस की बात होगी. अभी कुछ भी हुआ नहीं है. ठीक है, दोनों साइड एग्री है एक डायलॉग मेंटेन करने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट टाइम स्पीच बिडेन एंड हैरिस सीक यूनिटी एंड ऑफ डिमोनाइजेशन. तो इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में बिडेन ने यूनिटी पे फोकस किया है. उन्होंने कहा कि लेट द ग्रीन एरा ऑफ
डिमोनाइजेशन इन अमेरिका बिगिन टू एंड एंड हियर एंड नाउ। डिमोनाइजेशन की जो एरा ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में थी उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और एक नया यूनाइटेड यूएस जो है वो तैयार करने की बात हो रही है। नोट बैन क्लीन्ड अप सिस्टम से पीएम। तो अभी आपको पता होगा 8 नवंबर को नोट बंद हो गए थे 500,000 के। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मतलब अभी उसमें दिया है कि बंद क्यों किए गए थे। इन फॉर्मुलेशन द ट्रांसपेरेंसी अलॉन्ग विद द वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, एंड कर्बिंग ऑफ काउंटरफीट करेंसी। तो काउंटरफीट करेंसी जैसे ब्लैक मनी है तो उसको ख़त्म करने के लिए किया गया था। डिमोनेटाइजेशन हैज़ हेल्प रिड्यूस ब्लैक मनी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्लैक मनी रिड्यूस हुई है। इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है एंड फॉर्मलाइजेशन एंड गिवन ए बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को एक बूस्ट मिला है। दैट इज़ द थिंग। इसके बारे में आगे भी न्यूज़ आई है तो समझ लिए एक्सप्लेन पेज का है तो उस पर हम बात करेंगे। कैपिटल एयर क्वालिटी सीवियर फॉर 4 डे इन रॉ नो रिस्पेक्ट फॉर स्टेबल वार्निंग। तो जो मैं क्वेश्चन देने के लिए आपको बात कर रहा था, आप बताइएगा AQI और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट आते हैं। AQI में 8 आते हैं और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में 12 आते हैं। आपको उनके नाम बताने हैं। 8 तो AQI के हो जाएंगे एम्बिएंट में और 4 एम्बिएंट में अगर एक्स्ट्रा यूज ऐड होंगे तो जाके 12 हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी टू फीचर्ड इन डायलॉग सीरीज़। तो अभी एक वर्चुअल समिट होनी है जिसको कहा जा रहा है रेस टू जीरो डायलॉग लॉन्चिंग द ग्लोबल रेस जीरो इमिशन मोबिलिटी। तो जीरो इमिशन मोबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जीरो CO2 एमिशन और जो भी एमिशंस होते हैं थ्रू द व्हीकल्स वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए ग्लोबल समिट होने जा रही है, वर्चुअल समिट ही होगी। तो उसमें केजरीवाल जी को बुलाया गया है क्योंकि उनका एक विजन है कि पॉल्यूशन फ्री हो और उन्होंने ऐसे कदम भी उठाए हैं, ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू उनको इस समिट में वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे पॉल्यूशन कर भी किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसीज़ जो एक समझ लीजिए कि अच्छा विज़न बनाया है उन्होंने, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और उसमें हेल्प मिलेगी। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। PM शिपिंग मिनिस्ट्री टू रीनेम। तो शिपिंग मिनिस्ट्री जो है PM ने उसको रीनेम कर दी है। शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, टू बिंग मोर क्लियरिटी इन वर्क इट डज। तो इसकी देखिए शिपिंग मिनिस्ट्री में यही काम होता ही था, पोर्ट का काम होता था, मतलब कि पोर्ट्स हैं उस पर, और शिपिंग का काम होता है एंड वाटरवेज। तो वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका काम होता है, जिसके लिए इन्होंने इसका नाम बदल दिया। इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ओके, एंड स्पीकिंग एट इवेंट बाय वीडियो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही क्रेडिट द गवर्नमेंट फॉर रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ सी रूट एंड सो। तो उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब खुद ही प्रेज किया है कि जो सी रूट्स हैं उनका मोस्ट एडवांटेज इंडिया ले रहा है। और वोकल फॉर लोकल का भी उन्होंने इसमें ऐड किया है कि अभी इसके थ्रू इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं और सी रूट्स से जो काम हो रहे हैं वो सारे अच्छे होंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। उत्तराखंड वीड्स डिनोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व एरिया। तो अभी पता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा था, तो उसमें एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का कुछ पार्ट आ रहा है। अब ये याद रखिएगा, UPSC प्रीलिम्स से पूछ सकता है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बताया गया है कि ऐसी सी बात है। ठीक है, तो उन्होंने कंजर्व करने की बात की है और बात की जा रही है उस पर कि क्या कंजर्वेशन होगा। अभी इसमें बहुत सारे लोगों ने दिया है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सीनियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर उन्होंने एक ने कहा है कि दिस एरिया विल रिमेन ए रिजर्व फॉरेस्ट इवन आफ्टर डिनोटिफिकेशन एंड एलिफेंट रिजर्व। तो उन्होंने कहा कि एलिफेंट रिजर्व अगर इसको घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो मतलब देखो अगर इसको डिनोटिफाई किया जाएगा एलिफेंट रिजर्व की तरह, ठीक है, तो अभी डिनोटिफाई करने के बाद इस पर कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन और सारी चीज़ लगाई। तो उन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए अभी लायंस वगैरह के लिए भी इसमें बनाया जा सकता है, कुछ और भी जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अगर डिनोटिफाई हो भी जाता है ये फॉरेस्ट रिजर्व, तब भी इस पर केवल एलिफेंट ही हैं, तो एलिफेंट को ही रहना दिया जाए। ठीक है, एक ने बोला है कि इसमें कुछ अगर कोई वायलेट करता है इसको तो इस पर पनिशमेंट भी होनी चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग। इसमें इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा आपके लिए यही है
कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, और किसी भी रिजर्व को किसी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट रिजर्व कौन के लिए अप्रूवल कौन देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये देता है। दो चीज़ें आपके लिए जरूरी है। अर्नब शिफ्टेड टू तलुजा जेल, पुलिस से हिज यूज फोन इन कस्टडी। तो अभी हो क्या रहा है कि उन्होंने कस्टडी में फ़ोन यूज कर लिया, उसके लिए उनको तलुजा जेल भेज दिया गया। अब तलुजा जेल के बारे में पता है, तलुजा जेल जो टेररिस्ट होते हैं वहाँ पे उन टेररिस्ट को रखा जाता है तलुजा जेल में। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम कर दिया, मान लीजिए कोई जेल में बंद है, उसने किसी को मार दिया, तो उनको तलुजा जेल में रखा जाता है। तो अभी इन्होंने फ़ोन यूज़ कर लिया, तो फ़ोन यूज़ करने के लिए भी उनको वहाँ पे रख दिया कि इन्होंने वायलेशन किया है जेल के रूल्स का, ठीक है। कैडर मैनेजर ऑफ ऑफिसर रिलाई कंसिडर सिलेक्शन पैनल फॉर टॉप पोस्ट। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की बात पहले भी की गई थी, अभी अप्रूवल नहीं मिल पाया, दिसंबर में इस पर किया जाएगा। तो अभी इसमें क्या रहे हैं कि एक्स कैडर की जो पोस्ट है, जो ग्रुप ए है रेलवे का, उसके लिए एक्स कैडर्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी, और इसी एक लिस्ट में से मतलब समझ लीजिए कि एक पैनल होगा, तो एक ही पैनल ग्रुप ए के सर्विस के जितने भी सीनियर हैं उनको लेके जाया जाएगा। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में क्या होगा कि IRMA बनाने के बाद उसमें क्या होगा कि जैसा UPSC का एक वो होता है, तो एक इसमें भी वैसे सर्विसेज बना दी जाएंगी। तो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू जो एक ग्रुप के जितनी पोस्ट हैं उनको फुलफ़िल कर दिया जाएगा, और किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में जाके सर्व कर सकता है। जैसे IAS ऑफिसर बहुत सारे डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं। तो दैट इज लद्दाख एरिया गेट्स 4G कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर इनॉग्रेटेड। तो लद्दाख में 4G कनेक्टिविटी डाल दी गई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वहाँ के लोगों को भी राइट टू इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने मांग भी की थी। हाई कोर्ट क्वेश्चन सेडिशन के, तो सेडिशन कौन से आर्टिकल में आता है, 124A में। सेडिशन में क्या होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट को कुछ भी वर्ड के थ्रू या लिख के कुछ भी अगर आपने गलत बोल दिया और उन्हें लगता है कि ये सेडिशन के अंडर में आएगा, तो वो उसको नोटिफाई करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं। पाक गुरुद्वारा बॉडी टू सेलिब्रेट करतारपुर साहिब कॉरिडोर एनिवर्सरी। तो ये करतारपुर साहिब की एनिवर्सरी अभी गुरु पर्व आने वाला है, तो उस पर होगा। अभी इस पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम थी जिस दिन मैं नहीं बना पाया था, उसमें क्या था कि जो ट्रस्ट था, जो संभालता था इसको, जिसके लिए जो ट्रस्ट बनाया गया था, वो सिख माइनॉरिटीज़ को बनाया गया था। अभी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उसको मुस्लिम्स को हैंड ओवर कर दिया। अब ट्रस्ट को जो हैंडल करेंगे वो मुस्लिम्स होंगे, अभी तक केवल सिख ही हैंडल करते थे। तो इस पर प्रोटेस्ट भी होता है, इंडिया ने क्रिटिसाइज भी किया था उसको। हरियाणा टू अलाउ फायर क्रैकर फॉर 2 आवर एंड दिवाली। तो दिवाली पे 2 घंटे के लिए फायर क्रैकर आप जला सकते हैं अगर आप हरियाणा से हैं तो। सो दैट इज़ अ थिंग, ज़्यादा मत जलाइएगा, ओके। बिडेन चैलेंज US हैव व्यूड डेमोक्रेसी प्रमोशन एज फॉरेन पॉलिसी कंसर्न, इट्स टाइम टू रिबिल्ड डेमोक्रेसी एट होम। तो अभी इसमें दिया तो क्या है कि बिडेन चैलेंज, आपको लगेगा कि बिडेन के लिए कौन कौन चैलेंज है उसके बारे में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा इस पर फोकस किया गया है कि अब बिडेन अब जीते हैं। तो अभी तक ऐसा होता है कि कोई प्रेसिडेंट जीतता है, हाँ, तो वो क्या करता है कि वो इंटरनल कोई चेंज नहीं करता, वो फॉरेन पॉलिसी में चेंज होता है, ठीक है। जैसे ट्रम्प आए तो अपने स्टाइल से फॉरेन पॉलिसी उन्होंने हैंडल करी, और ब्रिटेन अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। तो अभी इस ऑथर ने दिया है कि उनको इंटरनल भी जो है उसको भी हैंडल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो पॉइंट्स हैं आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें ऑथर कहता है, संजीव बरुआ ने लिखा है इसको, संजीव बरुआ। इसमें ये कहते हैं कि वन से दैट इज द मोस्ट फ्रॉडुलेंट इलेक्शन इन द यूएस, हु सेज दैट द प्रेसिडेंट हु इज करंटली इन ऑफिस। तो जो बिडेन है उन्होंने कहा कि वन ऑफ द फ्रॉडुलेंट इलेक्शन था ये, लेकिन फिर भी वही जीत गए हैं, तो उन्होंने ये कहा था, तो इसको उन्होंने कोट किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लेम दैट द इलेक्शन वर रिग्ड एंड मेक अनसब्सटेंशिएट चार्ज ऑन फ्रॉडुलेंट वोटिंग एंड his refusal to commit to accepting the election result an extraordinary chapter in the history of United States। तो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन को फ्रॉडुलेंट बोला गया और जो अपनी डिफीट है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हार रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन थी और है भी US के इलेक्शन में, ठीक है। और ये एक बहुत बुरा मैसेज देता है, क्योंकि US एक सुपर पावर है, ठीक है, तो जो सारी कंट्रीज पर डोमिनेट करने के लिए करती है, और वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स ही ऐसी है। बेसलेस एलिगेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिफिशिएंसी नोटेबल बाय द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हार्म पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा है कि फॉल्स एलिगेशन जो लगाए गए हैं वोटर्स के पे कि वो
सारे वोटिंग फ्रॉडुलेंट तरीके से हुई हैं। तो अभी इसमें होगा क्या, मान लीजिए ट्रम्प ने कहा फ्रॉडुलेंट वोटिंग हुई, अब ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं वो तो यही मानेंगे ना, फ्रॉडुलेंट वोटिंग हुई इसलिए ट्रम्प हार गए। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी पे जो लोगों का ट्रस्ट है उसको हार्म पहुंचा है इसके। अभी बिडेन तो जीत गए हैं, लेकिन ट्रम्प ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया अपनी हार का। और हिज कैंपेन हैज फाइल्ड न्यूमरस लॉसूट, तो उन्होंने सारे स्टेट्स में जिनमें वो हारे हैं और ये सारी, तो उन्होंने बहुत सारे लॉसूट्स, बहुत सारे केसेस उन्होंने फाइल करवा दिए हैं। दिस लीगल चांसेस इनटू ए फॉर्मुला डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन क्रिएटिंग ए बोगस। तो अभी इसमें ऑथर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ट्रम्प हार गए, ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत सारी स्प्रेड हो रही है, बहुत सारे र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं जो जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। दैट इज़ द थिंग। द ट्रम्प प्रेसिडेंटी विल सून हिज ओवर, बट ट्रम्प जब, तो इसमें कहा गया है कि ट्रम्प की प्रेसिडेंटी तो ओवर हो जाएगी, वो वोट ले लेंगे, ठीक है, बट जो ट्रम्प ने जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, एक जो बेस तैयार किया था, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी में भी वो उसकी प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर उन्होंने स्टैंड ऑफ किया है चाइना के खिलाफ सीधा तब जाके चाइना से फ्रेंडशिप तो जितनी जल्दी कर नहीं सकते, तो वो ट्रम्पिज्म थोड़ा हाँ भी रहेगा। एग्जाम्पल था जो मैंने दिया था। बिडेन वॉज द ओनली कैंडिडेट हु सीम टू आर्ग्यू दैट रिप्लेसिंग ट्रम्प विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऑथर ये भी कहता है कि बिडेन एक ऐसे अकेले प्रेसिडेंट है जो ये सोचते होंगे कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी उसको रिप्लेस करके हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो पोजीशन में है। यूएस डज नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट कमीशन। तो अभी इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई कि यूएस में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जुरिस्डिक्शन बॉडी है, और सारे जितने भी जुरिस्डिक्शन बॉडीज़ हैं उनका एरिया डिवाइडेड है और उनके सारे के लॉ अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे दो स्टेट है तो दोनों स्टेट के रूल्स इलेक्शन के अलग अलग हों। ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट के दो एरियाज़ के रूल अलग अलग हो, तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन चलता है, इलेक्शन कमीशन नहीं चलता है। ओके, यूएस हैज़ बिकम हाईली पॉलिटिसाइज्ड, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स फाइट बैटल ओवर वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर आइडेंटिफिकेशन। तो अभी इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी फाइट हुई थी दोनों में। इसमें हो क्या रहा था, डेमोक्रेट्स फेवर कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन वोटर्स का जो ईजी होना चाहिए एंड वोटिंग प्रोसीजर टू बी एलिजिबल वोटर्स, बट जो रिपब्लिकन थे वो कह रहे थे कि वोटर का रजिस्ट्रेशन हार्डर होना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, अब इसमें क्या है कि द पेंडेमिक फोर्स स्टेट टू अडॉप्ट। तो अभी क्या हुआ है कि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से यूएस ने क्या किया था, जो ओल्ड एज कॉन्सेप्ट चला रहा था उसको हटा करके थोड़ा सा मेल वोटिंग का, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया और ये एक बेस बन गया। ट्रम्प इसी को कह रहे हैं कि फ्रॉड है, जैसे मेल से जो वोटिंग होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसके थ्रू वोटिंग भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वोटिंग जब ज़्यादा हो गई, ट्रम्प जो है उस पर उन्होंने सूट फाइल कर दिया है कोर्ट्स में। बट इन ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज़ ओनली 76। तो अभी अमेंडमेंट की भी बात हो रही है कि चलो ठीक है। अब इसमें वही जो मेन थीम मैंने बताई थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, फॉरेन पॉलिसी केवल चेंज हो जाती है। अभी तक सक्सेसफुल जो अमेंडमेंट हुए हैं 230 साल में, सक्सेसफुल केवल 17 सक्सेसफुल अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा दिया गया है इसमें। इन ए पॉलिटिकल दैट हैज़ ओनली 17 सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द पास्ट 230 ईयर्स, ठीक है। तो 230 साल में केवल 17 सक्सेसफुल अमेंडमेंट हुए हैं। उसके बाद यूएस में जो भी प्रेसिडेंट जीतता है वो फॉरेन पॉलिसी देखता है, अदर कंट्रीज़ को कैसे हैंडल करना है, उसका आप कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसा वो करना है। तो ऑथर ने वही हाईलाइट किया है कि बाहर का तो आप देखते हो ठीक है, अपने स्टाइल से हैंडल कर लेते हो, बट इंटरनल जो पॉलिटिक्स है यूएस की उसको भी हैंडल करना ज़रूरी है। अभी के जो इलेक्शन में जो हुआ है उसने एक बहुत ही गलत मैसेज दिया है, ठीक है। अभी वही दिया है कि फॉर इट टू लॉन्ग द यूएस हैज व्यूड डेमोक्रेसी प्रमोशन एज अ फॉरेन पॉलिसी कंसर्न। तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी प्रमोशन, जो प्रमोशन की पॉलिसी रही है, मतलब कि उन्होंने डेमोक्रेसी प्रमोशन जो किया है फॉरेन पॉलिसी को कंसर्न में लेके किया है। अब ऑथर कहता है इट्स टाइम टू लुक इनवर्ड एंड रिबिल्ड इट्स डेमोक्रेसी एट होम। तो उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी को छोड़ करके नहीं, उसको भी ध्यान दिया जाएगा, बट इनवर्ड मतलब फॉरेन पॉलिसी के थ्रू डेमोक्रेसी को प्रमोट ना करके इनको चाहिए कि इनवर्ड जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। सो दैट इज द थिंग। ए न्यू डीडी फॉर ए न्यू टाइम। तो उन्होंने कहा कि अभी इन्होंने उस पर लिखा है, इसको मैं बाद में लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पहले न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, ये वो मुझे सही लगा तो मैंने कर दिया।
ऑन डिमोनेटाइजेशन टेक अ लॉन्ग व्यू। तो अभी डिमोनेटाइजेशन के बारे में ये लिखा गया है, इंडिया टेकिंग स्टॉक ऑफ स्कोर कार्ड कंसर्निंग डिमोनेटाइजेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव स्टेट अनस्टेटेड एडेड वर several. इसके ऑब्जेक्टिव स्टेटेड भी थे, अनस्टेटेड भी थे एंड एडेड भी थे। मैनी इट वाज अबाउट डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ हाई डिमोनेटाइजेशन नोट फॉर इलीगल ट्रांजेक्शन। तो इसका बहुत सारे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो था कि जो इलीगल ट्रांजेक्शन के लिए जो नोटों की यूज किए जाते हैं और उनको रख लिया जाता है, बैंक में जमा नहीं किया जाता, टैक्स पे नहीं किया जाता। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर इसको हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो उससे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और मुझे लगता है ऐसा हुआ भी है। दूसरा था कि ब्लैक मनी को, और तीसरा था कि जो डिजिटल जो पेमेंट है उसको बढ़ाना। ठीक है, इसमें दिया गया है कि मलेशियन मेजर द कंप्लीमेंट डिमोनेटाइजेशन पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वेंट अप टू 17.9%। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और 2017-18 में 2018-19 में 13.5% बढ़ा है। ठीक है, जीएसटी भी हुई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नए लॉ जो है वो इंक्लूड किए गए, रियल एस्टेट के नए लॉ इंक्लूड किए गए। उन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट पीक्ड इन द लाइन विद ट्रेंड एल्सवेयर इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड है डेवलपमेंट का वो पीक पे था, ये बिफोर कोविड की बात हो रही है, जब से जो नॉर्म्स हैं वो टाइटन किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, कोविड-19 के क्राइसिस जब ओवर होगा तो ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया की ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दैट इज द थिंग। डिजिटलाइजेशन में उन्होंने बात की कि यूपीआई 17.9 मिलियन का हुआ था 16-17 में, 915.2 मिलियन इन 17-18। तो इन्होंने डेटा दिया है। तो डिजिटाइजेशन से जो ट्रांजेक्शन हुए वो भी बढ़े हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू होके। फॉर्मलाइजेशन जो क्या कहते हैं कि जो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस था, इन्होंने कहा कि वो केवल टैक्स के प्रोडक्शन के लिए नहीं था, वो इंटरप्राइजेज जो है उनको क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्पफुल हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इनफॉर्मेलिटी जो हुई हैं उनसे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू मेक द पॉलिसी फॉर द फ्यूचर। सो दैट इज द थिंग दैट विल हेल्प फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन इवन व्हेन द कोविड क्राइसिस विल बी ओवर। ओके, there is solely challenging, it is still work in progress, but the government unwavering attention on facilitating the factoring the discounting of trade receivable will result in inflation point in their widespread acceptance। तो इन्होंने कहा जीएसटी तो हो गया है, चलो ठीक है जीएसटी लग गया है, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन पर डिस्काउंट प्रोवाइड करा रही है। जैसे मान लीजिए एमएसपी में उन्होंने कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करा दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो जीएसटी है उसका वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होगा अगर गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाएगी। तो सेकंड मैंने कहा थी रिक्लासिफिकेशन। तो एमएसएमई की नई डेफिनेशन आ गई है। उन्होंने कहा कि उससे जो फियर ऑफ ग्रोथ है और रिलक्टेंस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो गया है, और जिसके थ्रू गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होंगे, और दूसरी चीज़ें जो इकोनॉमी है इंडिया की वो भी ग्रो करेगी। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। इन अ मिरर ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ग्रो अमिड ओवरऑल डिक्लाइन। तो फूड प्राइस इंडेक्स जो है, पहली बात कौन रिलेट करता है, एफएओ। ठीक है, एफएओ रिलीज करता है फूड प्राइस इंडेक्स। अब इसमें बात की सबसे टॉप पे राइस है, दूसरे नंबर पे है शुगर, दूसरे नंबर पे है शुगर, तीसरे नंबर पे है कॉटन। इतनी चीज़ें आपको याद में रखनी है, उससे ज़्यादा आप ये टेबल देख सकते हैं कौन किस नंबर पे है। टॉप 3 आपको याद रहना चाहिए। बासमती राइस जो टॉप पे था, ठीक है। और सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। पार्ट 2 यूएस सिटीजनशिप फॉर 5 लाख फ्रॉम इंडिया, मोर H1B पार्ट ऑफ प्लान। तो H1B वीजा किस लिए जारी किया जाता है, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो बाहर कंट्री से यूएस जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया से आ रहे हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। अभी जो 5 लाख जो हिंदूज़ हैं उनको यूएस की सिटीजनशिप देने के लिए बिडेन का जो एजेंडा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 5 लाख जो हिंदूज़ हैं उनको यूएस की सिटीजनशिप देंगे, और H1B वीज़ा के प्लान पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हटाएंगे। 4 years in डिमोनेटाइजेशन, कैश इन सिस्टम स्टेडली राइजिंग एट ऑल टाइम हाई। तो इसमें क्रिटिसाइज किया गया है डिमोनेटाइजेशन को। ये भी देख लेते हैं, आपको क्रिटिसिज्म और उसका फेवर दोनों पता होना चाहिए। फेवर मैंने आपको बता दिया, क्रिटिसिज्म भी देख लीजिए। उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन के थ्रू एक आगे तक कैश की जो मतलब जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी और ब्लैक मनी कम होगी। बट ऐसा कहा जा रहा है कि जो
कैश है सिस्टम में और राइज होता जा रहा है, ठीक है। इवन दो गवर्नमेंट आरबीआई पुश फॉर ए लेस कैश सोसाइटी, तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों लेस कैश सोसाइटी पे पुश कर रही है, बट फिर भी जो कैश है वो बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पे एक डेटा दिया, लास्ट 10 मंथ एडिस और राइजन फ्रॉम रुपीज 21.79 लाख करोड़ ऑन जनवरी 3 2020 टू 26.19 लाख करोड़ इज एज ऑन अक्टूबर 23 2020। तो अभी देख सकते हैं 10 महीने में कितना बढ़ गया है। सो दैट इज द थिंग। अर्लियर द सडन विड्रॉल ऑफ नोट्स इन नवंबर 2016 रॉयल द इकोनॉमी विद डिमांड फॉलिंग, तो डिमांड फॉल हो रही थी, उस प्रॉब्लम की हुई थी। बिजनेस फेसिंग ए क्राइसिस, जीडीपी लो हो गई। मनी स्मॉल यूनिट्स वर हिट हार्ड एंड सटर आफ्टर नोट बैन, तो स्मॉल यूनिट्स बहुत सारी जो थी वो बंद भी हो गई थी, ठीक है। लिक्विड शॉर्टेज किया था। अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टडी ऑन डिजिटल पेमेंट, ऑल्दो डिजिटल पेमेंट हैज बीन ग्रोइंग ग्रेजुअली इन रिसेंट ईयर, तो डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है, इन्होंने कहा बोथ इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म अक्रॉस द कंट्री, तो वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में बढ़ रही है। ड्यूरिंग द समटाइम करेंसीज टू जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज इन कॉन्सोनेंस विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जीडीपी रेशियो में जो सर्कुलेशन है उसका डिजिटल मनी का वो भी बढ़ा है, तो ये इन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट दिया। सेवरल एनोमलिटीज हाउ आर विजिबल इन द ट्रेंड। फर्स्ट, द स्प्रेड ऑफ इंटेंसिटी यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट डज नॉट सीम टू हैव एनी स्पेसिफिक रिलेशन एंड हाउ डेवलप्ड ए कंट्री द आरबीआई सेड, तो इन्होंने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का इन्होंने क्रिटिसाइज किया, मैंने पहले बोला था, तो इन्होंने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का जो डिजिटाइजेशन होता है उससे कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिख नहीं रही है, वो खुद ही बढ़ा गया है, ठीक है। यूपीआई के बाद में की नहीं कि इन्होंने कहा कि यूपीआई की जो पेमेंट है वो डिक्लाइन हुई है 5.9% मार्च 2020 एंड फर्दर बाय 90.8% अप्रैल 2020, स्लाइटली लेस, तो इन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया है। ओके नाउ आई होप we were left with only one editorial article, that is the new DD for new time। तो इन्होंने वही बात की है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे, आप लोगों से कुछ लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल, जैसे मान लीजिए आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते तो आप देखेंगे कितना मसाला लगा के बताते हैं। कोई भी न्यूज़ होती है तो उसको ऐसे बताएंगे, समझ लीजिए सिनेमैटिक थीम हो गया और प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। एक न्यूज़ चैनल लगेगी तो एक महीने चलने लगेगी, ठीक है, डिबेट में हर एक जगह। तो दैट दिन तो ऑथर ने उसे बात की है, उन्होंने कहा है कि ब्रॉडकास्टर दैट डज हैव पब्लिक सपोर्ट एंड डेडिकेशन, तो उन्होंने कहा है कि कंट्रोवर्सी हो रही है टीआरपी के लिए, कि टीआरपी तो चलो ठीक है बढ़ गई है, बट लोगों में जो है ट्रस्ट वर्दीनेस, जो डेटा वो देते हैं उसके लिए नहीं है, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं है और पब्लिक डेडिकेट भी नहीं करती उनके लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी चैनल है जिसकी नॉन कंट्रोवर्शियल व्यूअरशिप हो एक्सेप्ट दूरदर्शन के अलावा। देखो अभी देखो, मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल है तो कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस का करता है, तो वो फेवर होता है, तो जो सपोर्टर्स हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा चैनल है जिस पे कंट्रोवर्सी ना हो एक्सेप्ट दूरदर्शन, तो इन्होंने कहा है अभी टाइम है कि दूरदर्शन को लेके आने का। इसका 2 रीजन उन्होंने दिया है। फर्स्ट, न्यूज़ हैज बिकम एंटरटेन नॉट जर्नलिस्ट, द डीडी टेक द व्यूअर बैक टू स्टेट बट सॉलिड रिपोर्टिंग ऑफ द न्यूज़, तो उन्होंने कहा है कि अभी न्यूज़ जो है एंटरटेनमेंट बन गई है, जर्नलिज्म नहीं रह गया है न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है। तो जो डीडी न्यूज़ होगी वो एकदम एग्जैक्ट डेटा देती है, देगी भी, और एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। सेकेंड, इन 2020 इंडिया विल बिगिन द ग्लोबल लाइमलाइट, तो 2020 में इंडिया ग्लोबल लाइमलाइट में आएगा, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस G20, तो G20 का प्रेसिडेंट जब बनेगा इंडिया 2020 में, तब इंडिया लाइमलाइट में आएगा। G20 इंडिया विल ऑल्सो सेलिब्रेट 75 ईयर इंडिपेंडेंस ऑन 2020, तो 2020 में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी करेगा। अब अगर ऐसा न्यूज़ चैनल रहेंगे मसाला लगा के बताएंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। एंड वो सारी जो जैसे मान लीजिए G20 की समिट होगी तो वो इंटरनेशनली भी ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक, जैसे मान लीजिए अभी लाल किले पे मान लीजिए फ्लैग होस्टिंग जब होती है तो वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल नहीं आता, केवल डीडी नेशनल आता है, केवल एक न्यूज़ चैनल होता है, उसी से स्पॉन्सर करके, मतलब स्पॉन्सर नहीं बोल सकते, उसी सोर्स लेके और सारे न्यूज़ चैनल अपने पे चलाते हैं। ऐसा होगा तो अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो तो ऐसे न्यूज़ दिखाएंगे ना, उनका डेटा सफिशिएंट होगा ना, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन होगी डेटा पे, तो दैट इज़ द थिंग। इन्होंने कहा है कि इसके लिए डीडी प्रसार भारती रेडी है। उन्होंने कहा कि
डीडी प्रसार भारती ने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ आर्चीव्स एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द एजेंसी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड ड्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको भी उन्होंने हटाया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे डेवलप कर दिए हैं, जैसे कि डीडी फ्री डिश पे आता है, या एयर न्यूज़ हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया। अभी न्यूज़ ऑन एयर का एक इन्होंने ऐप भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ये भी है कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं सारे लैंग्वेज में दिखाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ब्रॉडकास्ट करनी है, तो जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल है प्राइवेट, तो मान लीजिए हिंदी में दिखा रहा है, इंग्लिश में दिखा रहा है। डीडी न्यूज़ जो है सारी लैंग्वेज में दिखाता है। तो जिस भी स्टेट के लिए जहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना होगा उस स्टेट में उस लैंग्वेज से ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। अभी पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं AIR न्यूज़ पे। ठीक है, तो उस पर भी उसके थ्रू भी इसका पॉपुलराइजेशन हुआ है। भारतीय स्टडी सिर्फ एस्पेक्ट रीच विड्थ एंड डेप्थ। तो प्रसार भारती जो है वो रिस्पेक्ट भी है उसकी रीच भी है सब लोगों पे, विड्थ भी है, डेप्थ भी है, और लोग उस पर क्या कहते हैं कि ट्रस्ट भी करते हैं। ए लिटिल फिक्शन कैन हेल्प अचीव द गोल। दूरदर्शन प्रसार भारती कैन डू द फॉलोइंग वन। तो क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को बिठा सकते हैं, जैसे कि उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो टाइट हो जाएं, उसके जो एडवांसमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसका जो यूजर इंटरफेस है वो ईजी हो सकता है। सोशल मीडिया होल्ड जो है प्रसार भारती को कम है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसको करना चाहिए इन्होंने कहा है। तीसरा इन्होंने दिया है कि जैसे कि सभी लोग के पास फ़ोन है, लेकिन हो सकता है उनके पास रैम या मेमोरी उतनी ज़्यादा ना हो, तो इन्होंने कहा है कि ऐप को ऐप हटाना नहीं है, ऐप की तरह ही जैसे क्रोम पे एक वेबसाइट टाइप का कुछ दे दें कि वेब ऐप दे दें, तो वेब पे अगर खोल दें तो मतलब कि जो ऐप के सारे फीचर्स हैं वो उनको वेब पे भी मिल जाएं, जिसको उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। चौथे की बात हुई है कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ अदर पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो जो अदर पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उनकी स्टडी करने की ज़रूरत है प्रसार भारती को, जिससे कि वो इसके रीच को और बढ़ा सके। स्प्रेड द वर्ड अबाउट दूरदर्शन जर्मन। तो इन्होंने कहा कि दूरदर्शन के वर्ड को भी स्प्रेड करने की जरूरत है। पहले आता सत्यम शिवम सुंदरम करके, अभी भी आता होगा, मैंने बहुत दिन से वॉच नहीं किया। तो वो एक टैगलाइन थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे फ्रांस में DW ट्रेंड करता है ना, कि वो न्यूज़ में DW ही है फ्रांस में, वैसे ही इंडिया में दूरदर्शन होना चाहिए। इन्वाइटिंग पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चीफ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि डिबेट वगैरह भी करनी चाहिए, वर्ल्ड के जो अदर ब्रॉडकास्टर इंपॉर्टेंट उनको बुलाना चाहिए डिबेट्स में, उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि क्या हो सकता है फ्यूचर में ब्रॉडकास्टिंग के एरियाज़ में, जिससे क्या होगा कि वहाँ भी ब्रॉडकास्ट होगा, तो इससे जो होगा उनकी जो रीच है वो बढ़ेगी। सो दैट इज़ द थिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज वन थिंग दैट आई वांट टू से दैट कि मैं बहुत ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं बना सकता, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी मैं अपने घर आ गया हूँ, तो अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है, तो मैं उतने MB का अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई आप अपना न्यूज़पेपर भी खोल सकते हैं। मैं ज़्यादा एडिट करके नहीं बना पाऊंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एडिटेड वीडियो अगर आपको चाहिए, जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, जो मान लीजिए 2 एडिटोरियल के लिए 1-1 घंटे अगर आपको वेस्ट करना है कहीं जाके, तो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। So that's all for today. Have a good day.